हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हमारे नेटवर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके किसी भी जेई और ए एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वहां के आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ऑलमोस्ट हर एक वैरायटी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। बस आपको करना क्या होगा, एक बार पूरे इस लेक्चर को देखिए, एक बार खुद से भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और जैसे सेशन खत्म हो जाए 10-15 क्वेश्चन आप अपने तरफ से और भी सॉल्व कर लीजिए। और उतना करने के बाद ये आपका एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट्स का। साथ में इसका जो मैंने आपको 400 टॉपिक्स का जो बताया हुआ है, इसमें मैंने आपकी थ्योरी भी करा के रखी है। तो इसकी थ्योरी भी आप वहां पे देख सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट में आपकी इसकी पूरी थ्योरी हो जाएगी। मतलब ये पूरा चैप्टर ही आपका 1 घंटे का है। आपको 10 से 15 मिनट आपको इस चैप्टर की थ्योरी पढ़नी होती है ना। आधे घंटे इसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा मैं आपको वो, और 10 से 15 मिनट आप अपना खुद से टाइम लगा के एक बार इसको रिवाइज कर लोगे। 1 घंटे में ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, यहां से आप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ज्यादा टाइम को डिले किए बिना हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आप लोग के कमेंट्स भी देख लेता हूँ। हेलो राहुल, क्षितिज, प्रियेश, कल्पना, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा सेशन को डिले किए बिना सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के अपने तरफ से खुद से आंसर करिएगा ना। मैं तो सॉल्व करूंगा ही, लेकिन पूरी डिपेंडेंसी मेरे ऊपर मत रखिए कि सिर्फ मैं ही सॉल्व करूं। आप लोग क्वेश्चन को देख के खुद भी अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहले क्वेश्चन से हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ऐसा कुछ है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ 100 टर्न कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 6 मिली हेनरी। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं आपके पास यहाँ पे 100, उसमें आपको जो इंडक्टेंस मिला वो कितना मिला, दैट इज जो 6 मिली हेनरी। ओके, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज टू 200, अगर मैं इस नंबर ऑफ टर्न्स को जो 100 है, अगर मैं इसको कितना कर दूं 200 कर देता हूं, ठीक है, एंड ऑल अदर क्वांटिटी रिमेन सेम, द न्यू इंडक्टेंस विल बी। आपका जो नया इंडक्टेंस है जो आपका 6 मिली हेनरी था वो कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा कि हमारा जो इंडक्टेंस होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल्स टू म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वेयर ए अपॉन एल। तो हम लोग यहां से एक चीज तो क्लियर कर पा रहे हैं, जो इंडक्टेंस है वो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स के क्या होता है, स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेयर। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपके डबल हुए तो आपका इंडक्टेंस कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ना। फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, L2 बाय L1 इक्वल्स टू N2 स्क्वेयर अपॉन N1 स्क्वेयर। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके आसानी से आंसर निकाल सकते हो। L2 कितना है आपके पास, L2 तो आपको निकालना है, L1 इधर आ जाएगा इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, तो आ जाएगा यहाँ पे 6 मिली। ओके, और यहाँ पे N2 कितना है आपके पास 200 का स्क्वायर अपॉन में N1 कितना आपका 100, तो 100 का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे, सॉल्व करना चाहोगे, ये इससे कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 4, है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि स्क्वायर में इस वजह से। तो अब मल्टीप्लाई, तो 6 मिली इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24 मिली हेनरी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें नहीं था, कैलकुलेशन भी कुछ भी है, तब भी मैंने आपके सामने करा दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आई होप सबको क्लियर होगा, कोई डाउट यहाँ पे किसी को भी नहीं होना चाहिए भाई, है ना। इतने सिंपल क्वेश्चन में कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए। अगर आ भी गया तो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो भाई, बता सकते हो। हालांकि यहाँ पे बहुत लोगों ने आंसर सही भी किया है, कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। राहुल, आपने क्या किया था, डी आंसर किया था, क्यों डी किया था भाई, एक बार मैं देख लूं। नन ऑफ दीज आपने क्यों किया इसका आंसर, इसमें ऐसा क्या था भाई, डायरेक्ट आंसर आता है 24 मिली हेनरी, है ना। तो ऐसे गड़बड़ी नहीं करना भाई। The number of turns in two coil is 500 and 1500 respectively। आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है दो कॉइल में, वो कितने हैं 500 और 1500 रेस्पेक्टिवली। मतलब जो आपके पास दो कॉइल हैं, ये दो कॉइल मैंने बना दी, एक में है 500 नंबर ऑफ टर्न्स और एक में आपके पास कितने हैं, यहाँ पे कितना बोला गया 1500 टर्न्स। इस चीज को आप भले बनाया मत करो एग्जाम में, लेकिन इमेजिन करते जाया करो ना। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको दोबारा क्वेश्चन पढ़ना पड़े, क्वेश्चन बोल क्या रहा है।
क्वेश्चन को पढ़ते टाइम एक एक सेंटेंस को डिकोड करते जाओ दिमाग में। व्हेन अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू कॉइल 1, 5 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है कॉइल 1 में, देन टोटल फ्लक्स इन कॉइल 1 इज 0.6 मिलीवेबर। तो आपके पास यहाँ पे जो फ्लक्स देखने को मिला वो कितना मिला, 0.6 मिलीवेबर। ओके, एंड द सेकेंड कॉइल हैज एन फ्लक्स लिंकिंग ऑफ 0.3। मतलब इसमें से जब करंट पास करिए आप तो इतना फ्लक्स इसमें क्रिएट हुआ, और इसमें से लगभग कितना फ्लक्स यहाँ पे आया दूसरी वाली कॉइल में, 0.3 मिलीवेबर। ओके, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ये बताता है कि पहले वाले कॉइल में जो फ्लक्स क्रिएट हुआ उसका कितना पोर्शन हमारे दूसरे वाली कॉइल से लिंक कर रहा है, यही हमको बताता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे दूसरे वाले कॉइल में कितना फ्लक्स आया, ओनली 0.3 मिलेगा, जबकि क्रिएट कितना, 0.6। तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगी के कितना हो जाएगा, कितना क्रिएट वहां पे, 0.3, कितने में से, 0.6 में से, तो कितना आ जाएगा पास, ये 1/2 इक्वल्स टू 0.5। तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग हो जाएगा ना, दैट विल बी हाउ मच, 0.5। ए विल बी द करेक्ट आंसर। द टर्म परमियंस in a magnetic circuit is analogous to dash dash an electrical circuit। आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो हमारा, देखो दो सर्किट होते हैं, एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट, है ना, एक होता है मैग्नेटिक सर्किट जहां पे हम लोग बात करते हैं फ्लक्स के बारे में, रिलक्टेंस के बारे में, है ना, फ्लक्स डेंसिटी के बारे में, वो हमारा होता है मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, और एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो हमको ये बताना है कि हमारे मैग्नेटिक सर्किट में एक टर्म होता है, किसका होता है, परमियंस, जो कि फ्लक्स को अलाउ करता है, राइट, परमियंस जो कि क्या करता है, फ्लक्स को अलाउ करता है। तो आपको ये बताना है कि मैग्नेटिक सर्किट में जो परमियंस है वो इलेक्ट्रिकल में किसके सिमिलर होता है। तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे, जैसे मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस फ्लक्स को अलाउ करता है सर्किट में, वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को कौन अलाउ करता है, तो वो हमारा होता है क्या, कंडक्टेंस, है ना। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर क्या, कंडक्टेंस। वेरी गुड, है ना। एक जो मैग्नेटिक सर्किट्स में जो ये बनते हैं ना एनालॉजी वाले क्वेश्चंस, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ऑलमोस्ट सभी को बनने चाहिए, है ना, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी चाहिए किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन सीरीज सर्किट इज। ये आपके सामने सीरीज सर्किट है, आपको इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है। तो आप इस सर्किट में एलसी सर्किट है, तो आप सभी को पता है इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमको पता है, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी। यहाँ पे हमको क्या करना होगा, एल इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। एल इक्विवेलेंट क्योंकि यहाँ पे दो इंडक्टेंस है, वो भी म्यूचुअली कपल्ड है, मुझे इनका इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं इनका इक्विवेलेंट निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, दो कॉइल है, दो की दोनों कॉइल सीरीज में है और वो दोनों सीरीज एडिंग में है ना। हम इनके अगर डॉट पॉइंट्स को देखें तो ये दोनों क्या है, सीरीज एडिंग में है। उनका जो इक्विवेलेंट होता है वो कितना होता है, L1 प्लस L2 प्लस 2M। तो अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो 2 प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स 1, है ना, कितना आ जाएगा, 6 हेनरी। तो L की वैल्यू आ गई 6, वैल्यू पुट यहां पे कर दो आप, तो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 6 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, 2, तो 6 दूनी 12, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 3। 4 जब बाहर आएगा अंडर रूट से तो 2 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास आंसर, 1/4 पाई अंडर रूट 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। मुझे लगता है कि इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, ये बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो ऐसे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन में खास नहीं था, बस हमको एक एसी सर्किट के साथ इस क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया गया ना, तो हमको इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा एग्जाम में कि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइल हैविंग अ रिलक्टेंस ऑफ, ये कॉइल का आपका रिलक्टेंस दिया 2 × 10⁶ एम्पियर टर्न पर वेबर, है ना, ये आपका रिलक्टेंस दिया हुआ है।
व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस एन एमएफ ऑफ 250 एम्पियर टर्न, कंप्यूट द टोटल फ्लक्स। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे रिलक्टेंस दिया है कितना, 2 इंटू 10⁶ एम्पियर टर्न वेपर वेबर, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या दिया है, एमएमएफ दिया हुआ है, कितना दिया है आपके पास यहाँ पे 250, और आपसे पूछा गया कि आप फ्लक्स निकालो। अरे भाई बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, इसमें तो कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। आप पता ना फ्लक्स क्या होता है, एमएफ अपॉन रिलक्टेंस, ये सुनो, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, दोनों वैल्यू आपको दी है, एमएफ दिया हुआ, रिलक्टेंस दिया, और डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁶, 10⁶ ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, माइक्रो। 250/2 कितना हो जाएगा, 125, तो 125 माइक्रो वेबर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से बोला एनालॉजी वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इज एनालॉजी कॉल्ड, सेल्फ इंडक्टेंस को हम किसका एनालॉजी मान सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। सेल्फ इंडक्टेंस को हम किसका एनालॉजी मान सकते हैं, तो देखो मैंने आपको बताया ना कि 3 सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट। तो हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस को, देखो सेल्फ इंडक्टेंस करता है क्या, अगर आपको पता हो, हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो अपोज करता है, क्या करता है, ये अपोज करता है, ये अपोज करता है, ठीक है। किसको अपोज करता है, इट नेवर अपोजेस करंट, ये करंट को अपोज नहीं करता है ना। ये चीज अगर किसी को भ्रम है तो ये गलत मतलब रखिएगा, यहाँ पे लेता हूं, इट डज नॉट अपोजेस करंट, इट डज नॉट अपोजेस करंट, ये करंट को अपोज नहीं करता ना, इट डज नॉट अपोजेस द करंट। क्योंकि ये काम कौन करता है अपोज करने का, ये काम किया जाता है किसके द्वारा, रेजिस्टेंस के द्वारा, यस सुनो, ये कौन तुम्हारा करता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन हमारा इंडक्टेंस क्या करता है, इंडक्टेंस हमेशा अपोज करेगा करंट को नहीं, करंट में सडन चेंज को, जो भी करंट में सडन चेंजेस होते हैं ना उसको वो अपोज करेगा, राइट और रॉन्ग, राइट। तो हमारा जो इंडक्टेंस है दैट अपोजेस सडन चेंज इन करंट। अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो मैं बता दूं, हमारा जो, जैसे अगर मान लो मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है ना, कहीं पे, और मुझे बोला जाए कि चलो तुम अचानक से 200 किलोमीटर की स्पीड से रन करने लग जाओ, तो मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ऑफ माई इनर्सिया, क्योंकि मेरा एनर्जिया मुझ में सडन चेंज प्रोवाइड नहीं करेगा, है ना। ये चीज तो आपको पता होगा ना, हम लोग बेसिक फिजिक्स में पढ़ते थे। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई इंडक्टर अलाउ नहीं करता सडन चेंज इन करंट को, वैसे हमारा इनर्सिया भी तो हमको अलाउ नहीं करता ना सडन चेंज को। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किसका एनालॉजी हो जाएगा, दैट विल बी एनालॉजी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्सिया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस मत बोलिएगा, रेजिस्टेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छा कि इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल ज्यादा हमको देखने को मिलते भी हैं, है ना। तो आप लोग इस टॉपिक के लिए प्रिपेयर रहिएगा न्यूमेरिकल बेसिस पे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसमें थ्योरी नहीं बनते हैं, न्यूमेरिकल ही बनते हैं। थ्योरी में जो क्वेश्चन बनेंगे भी तो एनोलॉजी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो तो 5 मिनट में आपको हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सोलेनॉइड से भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं ना, तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर, ये आपका लेंथ दिया गया है, इज वाउंड ऑन अ ब्रास ट्यूब इफ द करंट थ्रू द कॉइल इज 1 एम्पियर, then calculate the number of turns necessary over the solenoid to produce field strength of 400 ampere turn per meter at the center of the coil। तो आपको यहां पे क्या निकालना, नंबर ऑफ टर्न्स कितने लगेंगे, ओके। तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दी है किसकी, सोलेनॉइड की। तो एच का वैल्यू आपको दिया है, एच की वैल्यू कितनी होती है, एन आई अपॉन एल, क्या होता है फॉर्मूला, एन आई अपॉन एल। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ एक बार देख लो, आपको एच तो दिया कितना 400, ये आपका 400 दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्न्स तो आपको यहाँ पे निकालना, तो यहाँ पे लग दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। करंट भी आपको दिया कितना 1 एम्पियर, और लेंथ भी आपको दिया है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 400 एम्पियर टर्न्स पर मीटर है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना
50 इंटू 10⁻²। ये आपका लेंथ भी दिया कितना है यहाँ पे 50 इंटू 10⁻²। यहां से आप क्या निकाल लोगे अब अपना नंबर ऑफ टर्न्स क्रॉस मल्टीप्लाई। एच तो एन निकालना, तो एन इक्वल्स कितना हो जाएगा 50, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 400 इंटू 50 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय हाउ मच 1। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 5 चको 20 200, 200 आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैट विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। द करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर। आपके पास एक कॉइल है, यहां पे पहले कितने करंट थी आपके पास 5 एम्पियर, अचानक से वो करंट कितने में चेंज हो गई यहाँ पे 1 एम्पियर में चेंज हो गई। ठीक, इन अ 0.4 सेकंड, कितने टाइम हुई 0.4 सेकंड में हुई है ना। जो करंट यहाँ पे चेंज हुई है कितनी 5 एम्पियर से 1 एम्पियर, वो 0.4 सेकंड में हुई है। द इंड्यूस्ड वोल्टेज, क्योंकि करंट के चेंज होने से अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ व्हेन एवर करंट चेंजेस इन अ कॉइल वोल्टेज विल बी इंड्यूस्ड, है ना। तो आपके पास यहाँ पर करंट चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना हुआ 40 वोल्ट। तो करंट यहाँ पे चेंज हुई इतने टाइम में, तो आपको कुछ ईएमएफ देखने को मिला कितना 40 वोल्ट का। इससे हमें क्या मिला यहाँ पे चेंज इन करंट से 40 वोल्ट का हमें क्या मिल गया यहाँ पे ईएमएफ। तो मुझे पूछा कि सेल्फ इंडक्टेंस इन हेनरी इज, मतलब इस कॉइल का इंडक्टेंस कितना होगा ये मुझे बताना है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इंडक्टेंस के लिए, जो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ना V इक्वल टू कितना होता है एल डी अपॉन डी टी। यस नो, यस नो, यस। तो आपको इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ कितना 40, कितना दिया आपका 40। एल आपको निकालना है, करंट में चेंज कितना है 5 माइनस 1 5 माइनस 1, और टाइम कितना आपके पास यहाँ पे 0.4। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई इसको भी कर लीजिए ना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे मैं कर देता हूं एल इक्वल्स टू 40 इंटू 0.4, 40 इंटू 0.4 अपॉन में करंट में मतलब डी आई 5 माइनस 1 मतलब 4, तो हो जाएगा 10, 10 इंटू 0.4 हो जाएगा 4, एल इक्वल्स टू हो जाएगा 4 आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे सी, है ना। तो हमने यहाँ पे कुछ भी नया नहीं किया, हमने इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं किया, सिर्फ हमने ओम्स लॉ को लगाया है। जो हमारे इंडक्टेंस के लिए ओम्स लॉ था उसको हमने यूज करके इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया, है ना। और मुझे लगता है कि ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपको ज्यादातर एग्जाम में परेशान करते हैं। तो एक बार ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत वहां पे नहीं जाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, an average voltage of 40 volt is induced in a 1000 turn coil due to change in flux which occurs in 0.5 second. The total flux change in Weber is, मतलब यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, एक कॉइल है जिसमें इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसमें फ्लक्स कितना चेंज होगा ये बताना है जब हमारे पास इतना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इतने टाइम में। तो इसमें भी आपको अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ का यूज करना होगा, है ना। आपने जो ट्रांसफॉर्मर में जो आपने ईएमएफ इक्वेशन लगाई थी ना, ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव के लिए जो आपने फैराडेज लगाया था उसी को आप यहाँ पे लगा के देखिए। आपको पता है E इक्वल्स टू कितना होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। आई थिंक इससे सॉल्व हो जाएगा। माइनस को यहाँ पे गायब कर दीजिए, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं करी जा रही है। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ इग्नोर कर देता हूँ ना, इसको माइनस को मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया जो कि लेंज लॉ की वजह से आता है। इस माइनस को मैंने यहाँ पे गायब कर दिया। अब इसमें आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। E की वैल्यू आपको पता है कितना 40 ये दिया है, N आपको दिया 1000, D5 मतलब चेंजिंग फ्लक्स आपको निकाल दो, D5 लिख दिया मैंने यहाँ पे। टाइम आपको दिया यहाँ पे कितना 0.5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 वहां जाएगा तो बन जाएगा 20, और 20,000 को डिवाइड कर दोगे तो 20/1000, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा D5 इक्वल्स टू 20/1000 मतलब कि 2/100 मतलब 0.02। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए। वेरी गुड, है ना। ऐसे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं वैसे आप लोग भी पेन कॉपी पे करते जाओ, बताते जाया करो आंसर, ठीक है ना राहुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पावर ऑफ रिटेनिंग मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजेशन फोर्स इज कॉल्ड रिटेनिटिविटी, रिलक्टेंस, इंडक्टेंस, रिलेटिविटी। तो आप इसको ये समझिए कि हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, तो वहां पे क्या होता है मैग्नेटिज्म उसमें आ जाता है ना। हमारे पास कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, आप उसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स दोगे तो उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि अगर आप वहां पे मैग्नेटिक फोर्स को हटा भी दो, है ना, तब भी उनमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रह जाता है। उनको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि सप्लाई को आपने हटा भी दिया तब भी उनमें मैग्नेटिज्म है, तो उसको हम बोलते हैं रिटेनिटिविटी। आप इस चीज को सुनो कि इस वर्ड को, जो रिटेन का मतलब क्या होता है, आजकल आप लोग मैच देखते हो ना आईपीएल वगैरह, तो बोलते हैं ना कि आरसीबी ने विराट कोहली को रिटेन कर लिया, मतलब कि वो ऑक्शन तक पहुंच ही नहीं पाए, उनको पहले से ले लिया गया, मतलब ऑक्शन में आने से पहले ही उनको क्या लिया गया, रिटेन कर लिया गया, है ना। तो रिटेन मतलब होता है कि पहले से ही रख लेना, आप भले सप्लाई को हटा दो तब भी वहां पे पहले से ही है, तो उनको बोलते हैं रिटेन, है ना। तो रिटेनिटिविटी हम उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो कि हमारे मैग्नेटिक मटेरियल में देखने को मिलती है ना, कि हम जब मैग्नेटिक फोर्स को हटा भी दें, रिमूव भी कर दें, तब भी हमको मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। इस पावर को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेनिटिविटी। याद रखिएगा सभी लोग। आप अगर इसको बीएच कर्व से देखना चाहोगे तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे देखिएगा, है ना। आप इसको अगर बीएच कर्व से समझना चाहें तो वहां से भी समझ सकते हैं, जैसे बीएच कर्व है ना, तो ये आपके पास होता, मान लीजिए करंट, ये होता आपके पास यहाँ पे फ्लक्स। तो अगर आप इस पॉइंट की बात करो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास करंट क्या है, जीरो, बट तब भी आपको यहाँ पे फ्लक्स देखने को मिल रहा है, बट वी आर गेटिंग फ्लक्स हियर। तो ये एक तरह से क्या है, रिटेनिटिविटी है कि नहीं, बट वी आर गेटिंग फ्लक्स हियर, है ना। देखो ना, आपने क्या किया, फोर्स को हटा दिया, आपने फोर्स को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, करंट आपने ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, तब भी आपको यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ देखने को मिल रही है। यही हमारा बताता है रिटेनिटिविटी, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा भाई, ठीक है ना। टेस्ला किसकी एसआई यूनिट है, आपके फ्लक्स डेंसिटी की। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, उसमें ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। करंट इन एन इंडक्टर इज गिवन बाय, ये आपको करंट की वैल्यू दी हुई है किसी इंडक्टर में, 10 + 10t, where t is the time in second, if the self induced EMF in the coil is 20 millivolt, then its self inductance is, क्या है क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। आपको इंडक्टर दिया है ना, इसका वैल्यू आपका L है ना, इसमें करंट आपके पास आई जा रही है, तो यहाँ पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, V इक्वल्स टू, बड़ा सिंपल सा, V इक्वल्स कितना हो गया, LdI/dt, उसी का यूज करके आप निकाल दो इसमें। कितना वोल्टेज आपके पास प्रोड्यूस हुआ, 20 मिली वोल्ट, तो 20 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू L इंटू कितना करंट चेंज हुआ है आपका, सॉरी di/dt कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो टर्म हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, और ये आ जाएगा आपका 10, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो L इक्वल कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10⁻³ अपॉन में 10, तो 2 मिली हेनरी, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मिली हेनरी, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 2 मिली हेनरी। याद रखिएगा सभी लोग। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू क्लोजली कपल्ड कॉइल इज 2 हेनरी, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है 2 हेनरी। नाउ इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन वन कॉइल इज रिड्यूस्ड टू 50%, दो कॉइल थी, उनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको दिया हुआ था, अब आपने क्या किया, पहले वाले कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को आपने रिड्यूस कर दिया 50%, एंड दोज ऑफ टू अदर कॉइल इज डबल्ड, द न्यू वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज। क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपके पास एक कॉइल ये है, दूसरी कॉइल ये, दो कॉइल है, पहले वाले कॉइल में इनके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस था वो कितना था आपका, M इक्वल्स टू 2 हेनरी, ओके।
पहले वाले में अगर मान लो आपके जो पास यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ टर्न्स थे n1, इसमें था आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स n2। अब बोला गया कि पहले वाले को आपने 50% कम कर, मतलब इसको आपने चेंज कर दिया किसमें, n1/2 में। यस सुनो, इसको कर दिया आपने n1/2, और दूसरे वाले को आपने कर दिया नंबर ऑफ टर्न्स आपने डबल, तो इसको कितने कर दिया आपने यहाँ पे n2, इसको कितना है 2n2। तो इसमें आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या इफेक्ट होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखिएगा। आपको पता है ना m इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू k अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोला गया, हमने पढ़ा नहीं अच्छे से यहाँ पे, टू क्लोजली कपल्ड कॉइल। क्लोजली कपल्ड मतलब एक तरीके से वहां पे जो कपलिंग है ना बहुत हाईएस्ट है, मतलब हम उसको 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कितना यहाँ पे 1, क्योंकि हमसे बोला है ना क्लोजली कपल्ड है, तो k की वैल्यू को हम यहाँ पे मान लिए 1। तो अब यहाँ पे एनुअल को आपने कर दिया क्या, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास यहाँ पे हाफ हुए हैं, तो इसका जो इंडक्टेंस है वो हो जाएगा L1/4, ठीक है, और इसका हो जाएगा आपका डबल के तो 4L2। आई थिंक आंसर सेम आएगा, तो आप इसको निकाल सकते हो, जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा कितना आपके पास L1/4, ये आपके पास आ जाएगा कितना 4L2। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 हेनरी, क्योंकि जितना L1 में चेंज हुआ, जितना L1 घटा है उतना L2 बढ़ गया है ना, तो दोनों आपस में बराबर हो गए, तो हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस में कोई भी चेंज हमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पर्टिकुलर सर्किट अ कॉइल हैविंग अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी इज रिक्वायर्ड टू अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। आपको 4 एम्पियर करंट रिक्वायर्ड है। अ कैपेसिटर रेटेड एट 400 वोल्ट is used across a coil in order to prevent sparking during the breaking of the circuit. The value of capacitor needed is। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा हवा से गया, हवा से नहीं गया, मतलब तब भी एक बार समझना पड़ेगा क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। इन अ पर्टिकुलर सर्किट, मतलब कोई भी एक सर्किट बना होगा, हमको बना के नहीं दिया गया। अ कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी, एक कॉइल का इंडक्टेंस मतलब आपका 2 हेनरी है, उसमें करंट दी गई है 4 एम्पीयर, ठीक है भाई, आपके पास एक इंडक्टेंस है उसमें 4 एम्पीयर करंट है। a capacitor rated at 400 volt is used across the coil in order to prevent sparking during breaking of the circuit. The value of capacitor needed is। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब एक आपके पास कॉइल है, कॉइल में आप मतलब एक कॉइल है उसमें आपके पास कुछ करंट जा रही है ना, कितनी करंट है 4 एम्पीयर। तो उसमें अगर आपको स्पार्किंग को ब्रेक करना, रोकना, प्रिवेंट करना है, तो आपने कैपेसिटर लगाया, उस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे एनर्जी बैलेंस करना होगा ना, क्योंकि अगर एनर्जी प्रॉपर बैलेंस है, मतलब जितना इंडक्टेंस में एनर्जी है, अगर उतनी एनर्जी हमारे कैपेसिटर में हो जाए तो वहां पे हमारी स्पार्किंग प्रिवेंट हो जाएगी, है ना। तो हमें यहाँ पे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है, कौन सा, एनर्जी बैलेंस थ्योरी। एनर्जी ऑफ इंडक्टेंस शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ इंडक्टेंस कितना होता है, हाफ LI², तो हाफ LI², और कैपेसिटेंस कितना होता है, हाफ CV²। तो यहाँ से एक काम तो हो गया, हाफ से हाफ हो गया कैंसिल। अब आपको करना क्या है, LI² बराबर CV² कर दो, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए आई थिंक। L कितना आपके पास 2, तो 2 इंटू करंट कितना आपके पास 4, तो हो जाएगा 16, क्योंकि स्क्वायर है उसका, इक्वल्स टू C कितना है, C तो आपको निकालना है, तो C इंटू V²। अरे बाप, 400 का स्क्वायर, ये तो गड़बड़ हो गया क्या क्वेश्चन में कुछ, कितना 16 और 4 0, 1 2 3 4, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई। करते हैं, सीक कोड कितना आ जाएगा पास यहाँ पे, 2 इंटू 16 अपॉन में 16 इंटू 10 की पावर 4 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, 2.2 मिली हेनरी। अच्छा समझ गया, आप क्या करो, यहाँ पे 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करो, इस पे 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा ऊपर ये 200
अपॉन में 10⁶, तो ये बन जाएगा 200 माइक्रो फेरेड। क्या क्वेश्चन है भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, है ना। मतलब कि क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना होगा कि भाई कहाँ से चीजों को हमको बैलेंस करनी होती प्रॉपर चीजें, है ना। तो ऐसा एक क्वेश्चन था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। यूनिट ऑफ रिलेक्टेंस इज, हमारे रिलेक्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई, ये तो बनना चाहिए आप लोगों को यार, है ना। इतना तो मैं आपसे चाहता हूँ कि बनना चाहिए। तो कैसे करोगे भाई, अगर आपको ये नहीं पता मैं बता देता हूँ। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस, है ना। इसकी यूनिट होती है वेबर, इसकी होती है आपकी एम्पियर टर्न। तो यहां से निकाल नहीं लोगे, एम्पियर टर्न्स पर वेबर निकाल लो, है ना। तो ये मैंने टेक्निक बताई भी कैसे याद रख सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला भी पता तो उससे भी आप ड्राइव कर सकते हो, बट एग्जाम में ड्राइव करने की जरूरत ना पड़े, इस बात पे फोकस करिए भाई, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज थी, डिफिकल्ट नहीं था कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अप्लाइड विथ अ यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज, मतलब डीसी वोल्टेज, है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है डीसी वोल्टेज, एन इंडक्टर बिहेव वर्चुअली लाइक, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, है ना। हम लोग डीसी एनालिसिस में कितने बार देखें कि हमारे पास जो सर्किट है वो डीसी सर्किट है, एक इंडक्टर है, तो जब डीसी सप्लाई जाएगी तो वो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो करेक्ट सिंपल आंसर है। कैसे करोगे, मान लो अगर ये आपके पास कॉइल है, ये आपका इंडक्टेंस है, यहाँ पे करंट है जो कि डीसी करंट है। कैसे करंट आपके पास डीसी, ठीक है। तो आपके पास जो V की वैल्यू यहाँ पे होती है, कितना होता है, V इक्वल्स टू एल डी अपॉन डी टी। अगर ये करंट आपका डीसी है तो ये आपका हो जाएगा जीरो, मतलब वोल्टेज आपका आ जाएगा जीरो। वोल्टेज का जीरो रिप्रेजेंट करता है क्या, आपका शॉर्ट सर्किट। इसलिए हम लोग इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट ट्रीट करते हैं इन केस ऑफ डीसी सप्लाई, ठीक है ना। कैपेसिटर को हम लोग ओपन सर्किट ट्रीट करते हैं। तो बहुत सी कॉमन सेंस वाली चीजें। इन द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट, मतलब दोनों एनालॉजी के बारे में बात की जा रही है से। इन द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट एनालॉजी, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट एनालॉजस ऑफ परमेबिलिटी एंड फ्लक्स डेंसिटी रिस्पेक्टिवली। परमेबिलिटी जो फ्लक्स को अलाउ करे, तो इलेक्ट्रिकल में जो करंट को अलाउ करे कंडक्टिविटी, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी मतलब करंट डेंसिटी। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। बड़ा सिंपल सी चीज है। द माइनस साइन इन द एक्सप्रेशन ड्यू टू, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता है ड्यू टू फ्लक्स लिंकेज इन चेंज, मतलब फ्लक्स लिंकेज में चेंजेस की वजह से, इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी होगा। तो ये जो माइनस साइन है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, लेंज के द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। फैराडेज लॉ के द्वारा इसका ईएमएफ दिया गया था भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। ये जो ईएमएफ का फॉर्मूला ये फैराडेज लॉ के द्वारा दिया गया था। ये जो माइनस साइन की बात करी जा रही है वो लेंज के द्वारा दिया गया था। इफेक्ट अपोजिट द कॉज, ये आपका लेंज के द्वारा दिया गया नियम है, और वही इसका माइनस साइन यहाँ पे आता है उसी की वजह से। A coil with certain number of turns has a specific time constant. If the number of turns is doubled, its time constant would be. आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की बात करी जा रही है तो उसका कुछ एक रेजिस्टेंस भी होगा। तो ऐसा मान लेता हूं मैं एल, तो ये आपके पास है आर। इसका जो टाइम कांस्टेंट होता है कितना होता है, दैट इज टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, एल बाय आर। ये सुनो, होता है एल अपॉन आर, ठीक है भाई। ओके, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम डबल कर दें, तो ये जो एल है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन स्क्वायर के। ये सुनो, तो नंबर ऑफ टर्न्स को अगर डबल किया गया है तो जो आपका इंडक्टेंस है वो 4 टाइम्स होती है, आपको हो जाएगा 4L, ठीक है। और साथ में जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं तो उसकी लेंथ भी बढ़ेगी, ये सुनो, है ना। तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और एल जो प्रोपोर्शनल किसके, नंबर ऑफ टर्न्स के, है ना। जैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो लेंथ भी बढ़ेगी।
तो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर। तो मेरा टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, पहले कितना था एल अपॉन आर, इसको तो मैं T1, तो मेरे पास अब T2 कितना हो जाएगा, T2 इक्वल्स टू एल हो जाएगा कितना, 4 टाइम्स ऑफ एल अपॉन ट्वाइस ऑफ आर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स 2 एल अपॉन आर, कितना हो जाएगा 2 एल अपॉन आर, एक तरीके से हो जाएगा 2 टाइम्स T1, क्या हो जाएगा पास L2, मतलब T2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T1, मतलब आपका टाइम कांस्टेंट डबल हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। दोनों पे ध्यान देना होगा ना, इस क्वेश्चन में मैंने देखा ज्यादातर बुक में इसका आंसर गलत बोला गया कि भाई वो 4 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा, 4 गुना नहीं होगा, क्योंकि आप वहां पे एक मिस्टेक कर रहे हो कि आपने इंडक्टेंस को तो बढ़ा दिया, लेकिन साथ में रेजिस्टेंस को भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि उसी कॉइल का रेजिस्टेंस है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना होगा कि जो इंडक्टेंस है वो 4 टाइम्स हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस भी डबल हुआ ना, इस वजह से हमारा जो टाइम कांस्टेंट है वो 4 टाइम्स नहीं होगा, वो डबल होगा। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा, द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस सीन एट द टर्मिनल ए बी। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत, मतलब क्या बोल सकते हैं कि बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। इसको सॉल्व करने की, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, क्या करो आप, सबसे पहले इस वाले इंडक्टेंस पे फोकस करो। अगर इस इंडक्टेंस पे फोकस करोगे तो कैसे करोगे, तो आप निकाल रहे हो 4 हेनरी वाले को पहले, है ना, तो 4 हेनरी का जो सेल्फ इंडक्टेंस तो कितना है, 4 तो है ही ना इसका खुद का सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसकी इसके साथ भी कपलिंग है और इसके साथ भी कपलिंग है। तो देखो, अगर मान लो यहाँ कोई करंट आ रही है, तो जब करंट आएगी तो यहाँ पे लीविंग पे डॉट है, ये सुनो, और इसमें जो कपलिंग है इसके साथ, इसमें पहले में डॉट है, मतलब इसमें लीविंग है, इसमें स्टार्टिंग में है, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन। तो माइनस कितना है म्यूचुअल इंडक्टेंस है आपके पास, यहाँ पे 2 है, तो 2। अब इसका इसके साथ कपलिंग देख लो, तो यहाँ से जो करंट आएगी यहाँ पे लीविंग में डॉट है, करंट आई 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 यहाँ तक पहुंच गई, इसमें स्टार्टिंग में डॉट है, मतलब यहाँ पे जो कपलिंग होगी कितना होगा, वो माइनस साइन के साथ होगा, -1 इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 1 1, तो आपका इसका हो जाएगा 1 हेनरी। किसका वाले का, फर्स्ट वाले का। अब इसके बारे में निकालते हैं, ये वाले 4 हेनरी का, इसका सेल्फ कितना है, खुद का कितना है, 4 तो है ही है। ठीक है, ये तो इसका खुद का 4 तो है ही। अब देखो यहां से देखो, इसके साथ इसकी कपलिंग है, तो यहाँ पे लीविंग में है, यहाँ पे स्टार्टिंग में है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, तो 4 -2। अब फिर से देखो, यहां से करंट आ रही है इसके स्टार्टिंग में और इसके भी स्टार्टिंग में, इनमें जो कपलिंग होगी वो पॉजिटिव होगी, तो हो जाएगा +1। आ जाएगा कितना, 4 -2 2 2 + 1 हो जाएगा 3 हेनरी, तो ये आपको हो जाएगा 3 हेनरी। अब इसका भी निकाल लो सेम इसी तरीके से, तो 4 हेनरी का इसका निकालो, कितना आ जाएगा, सेल्फ कितना है इसका 4, इसका इसके साथ कपलिंग है, देखो तो करंट यहाँ पे लीव कर रही है, यहाँ पे इंटर करे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस से, तो 4 -1। ठीक है, फिर देखो इसका इसके साथ भी कपलिंग है, तो यहाँ पे करंट इंटर कर रही है, इस पे भी इंटर करे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस साइन, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा +1, तो हो जाएगा कितना आपके पास 4 हेनरी, ये भी हो जाएगा। अभी क्या करो आप, इनका जो भी आपने रिजल्ट निकाला ना, इनको आप सम कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो, 1 + 3 4 4 4 8 8 हेनरी आपका आंसर होना चाहिए। तो इस सबसे आसान टेक्निक जो मैंने बताई वो ये है, और भी टेक्निक है ना इसको सॉल्व करने की, और भी टेक्निक है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, वो भी सही है, बट मेरे ख्याल से इस टेक्निक को आप फॉलो करोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, है ना, जो मेन चैलेंज है मेरे लिए कि आपको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है। 1 मिनट में देख लेता हूँ, कोई हैंड रेज कर रहे हैं, कौन है वो, राहुल, अच्छा क्वेश्चन है, चलो अच्छी बात है भाई, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, कोई नया क्वेश्चन नहीं भाई, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ मैग्नेटिक कपलिंग कोफिशिएंट इज, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कपलिंग की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्स टू मैक्स, तो 1 हो सकती है ना। आपके पास पहले वाली कॉइल जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है उसका कितना पोर्शन दूसरी वाली कॉइल से लिंक करेगा, उसी को हम बोलते हैं कपलिंग, उतना ही होगा ना। ऐसा तो नहीं कि मान लो पहले वाले में आपके पास 100 वेबर फ्लक्स है ना, दूसरे वाले में 5000 आ गया, ऐसा तो होगा नहीं।
इसकी वजह से दूध उसमें आएगा, वो तो इससे कम ही रह गया, उसके बराबर होगा। अगर परफेक्टली कपल्ड है, आइडियली कपल्ड है, तो अगर इसमें 500 वेबर है तो उसमें 500 होगा, ठीक है ना। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, उससे ज्यादा थोड़ा ना होगी। ये तो मतलब बहुत फालतू टाइप का क्वेश्चन हो गया। कितने क्वेश्चन है भाई, 2-3 क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। the combined inductance of two coil connected in series is 0.6 Henry, 0.1 Henry, depending upon the relative direction of current in the coil. If one of the coil when isolated has self inductance of 0.2 Henry, calculate mutual inductance. ओके, मतलब ये बोला है कि दो कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है, दो तरीके से कनेक्ट होती है, आपको पता होगा इस कॉन्सेप्ट में। एक होता है कि सीरीज एडिंग, एक होता है सीरीज अपोजिंग। सीरीज एडिंग के केस में क्या होता है, आपके पास L1 प्लस L2 प्लस 2M, कितना होता है आपके पास यहाँ पे, कितना दिया आपके पास यहाँ पे 0.6, क्योंकि ज्यादा वाला होगा प्लस वाला, है ना, और जो कम होगा सीरीज अपोजिंग का मतलब L1 प्लस L2 माइनस 2M, वो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 0.1। तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है ना, तो ये क्या दिया गया है क्वेश्चन में, if one of the coil when isolated has self inductance of 0.2 हेनरी, मतलब एक का इंडक्टेंस आपको दिया हुआ है। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, उसकी जरूरत भी नहीं है ना, आप क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, 1 माइनस 2 कर दो, तो 2m माइनस ऑफ 2m इक्वल कितना हो जाएगा पास यहाँ पे 0.5, 4m इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5, तो m इक्वल टू 0.5 अपॉन 4, तो 0.125। सही तो है, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन कुछ भी गड़बड़ नहीं था ना। यहाँ पे डेटा एडिशनल दियो भाई, इसका कोई मतलब नहीं क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ ना, इफ वन ऑफ द कॉइल व्हेन आइसोलेटेड हैज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 0.2, इस क्वेश्चन का इसमें कोई इंपॉर्टेंस था ही नहीं, है ना। इसका आप क्वेश्चन देख के कंफ्यूज मत होना कि भाई इसमें इनको क्या करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में एडिशनल चीज थी, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में जितना भी डेटा दिया उसका यूज हो के आंसर है ना, उनमें से कम डेटा का भी यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, आप क्या करेंगे, जहां पे ये भी वीडियो अपलोड होगा उसके कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर पुट करेंगे ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्या है ना, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, है ना, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, आई थिंक सॉल्व तो कर लोगे बड़ा आसानी से, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। दूसरा एक और क्वेश्चन आपके पास है ना, जो कि अगेन ये आपका किसका प्रॉपर्टी है, एनालॉजी की प्रॉपर्टी आती है, मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो ये 2 क्वेश्चन है, इनका आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। जो भी डाउट्स होंगे वो आप वहां पे पुट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, और साथ में आप किस टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि हमको करना तो सब कुछ है, सारे टॉपिक्स का हमको करना है, बट पहले कौन कौन से टॉपिक्स करते जाएं वो आप बता सकते हो, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।